जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडिग्जियम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस पीटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, हमने यूथ पब्लिकेशन का भी पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है। तो वो सारी क्लासेस आपको चैनल पे अवेलेबल हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सुम्मिलित नहीं है। तो इन चारों में से भैया आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, यही आपका सुम्मिलित नहीं दिया हुआ है, चंदेल उज्जैन। तो चंदेलों की राजधानी उज्जैन नहीं थी, चंदेलों की राजधानी जो है महोबा थी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इनकी राजधानी जो है कहाँ थी, महोबा थी। तो ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का उल्लेख है। तो अशोक के कौन से जो है अभिलेख में उसके पुत्र का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीवर के अभिलेख में जो है अशोक के पुत्र का जो है उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। तो भैया यहाँ से आप बताइए कि गौतम बुद्ध द्वारा जो है किस व्यक्ति को जो है सबसे अंत में उन्होंने शिक्षा दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुभद्र को जो है उन्होंने अंतिम व्यक्ति यही था जिसको शिक्षा दी थी। अगर बात करें दोस्तों आनंद की, तो आनंद जो है गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया था और संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। तो ये भी याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने वाली पहली महिला कौन थी। तो यही आपकी गौतमी थी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, शिलालेख प्रथम के जो है अभिलेख से साक्ष्य मिलता है कि अशोक ने जो है पशु बल पर प्रतिबंधित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी से जो है निजामुद्दीन औलिया जो है मिलने से इनकार कर दिया था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक के गांधी के नाम से भैया इन चारों में से कौन प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरदेकर मंजपा। यही जो है आपका कर्नाटक के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और अगर बात करें दोस्तों हरदेकर मंजपा की, तो हरदेचक मंजपा जो है ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं हुए गांधीवाद तरीके से समाज कल्याण के लिए कई कार्य किए हैं, इसलिए इन्हें कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। तो बताइए भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय जो है काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ दोनों की जो है स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों को जो है असहयोग आंदोलन के समय स्थापित किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय
कौन थे? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, पत्रकारिता का जनक जो है भारत में राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया जवाहरलाल नेहरू केवल एक ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो लॉर्ड माउंटेन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में जो है शामिल थे। और बात करें लॉर्ड मेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वंदे भारत का संपादन किनके द्वारा किया गया है? तो वंदे भारत का संपादन जो है दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों वंदे भारत समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? तो बताइए भाई फटाफट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चाय के लिए जो है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप जो है उपयुक्त होता है। और अगर बात करें दोस्तों चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? तो चारों में से आप बताइए भैया कि आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चीका जो है यही आपकी आग्नेय चट्टान नहीं है। अगर बात करें चीका की तो यह जो है अवसादी चट्टान है। तो ये भी याद रखिएगा। ये कैसी चट्टान है भाई? ये आपकी अवसादी चट्टान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बताइए भाई इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। और बात करें मध्य प्रदेश में काली मिट्टी और लाल मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों के दोनों अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी ऑप्शनों में तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, इन तीनों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो एंटीमनी का उत्पादक जो है हिमाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों 23.5 डिग्री से 40 अंश अक्षांश क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 60 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो भारत में जो है प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। और बात करें वर्ष 1956 में के औद्योगिक नीति को भारत की औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? तो यह जो है आपका राजकृष्ण के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों भारत में वर्ष 1950 से 90 के बीच विकास दर लगभग 3.50% रही थी, जिसे प्रोफेसर रायकृष्ण ने हिंदू विकास दर योजना कहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अनवरत योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया था?
तो अनवरत योजना जो है जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है, तो बताइए भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय इक्वल टू उपयोग प्लस बचत, यही अब हमेशा सही रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो चावल जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, तो यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जनमत है, तो भैया जनमत के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय, यही आपका जनमत की जो है सही परिभाषा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह आपका 92वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा दल बदल कानून लाया गया था, जिसे संविधान के 10वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है इसका प्रावधान दिया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, और यह संविधान के भाग 2 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो बताएं भैया 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में जो है नियुक्त किया गया था, तो यह आपका काका कालेकर के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। इन्हीं के अध्यक्षता में जो है ये पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड है। तो कह रहा है सूची फर्स्ट में कटल फिश, तो कटल फिश भैया आपका मोलस्का वर्ग में आती है, तो ए का चौथे से। अगला है सिल्वर फिश, तो ये आपकी भैया कीड़ा वर्ग में आती है। अगली कह रहा है ब्लैक फिश, तो ब्लैक फिश भैया मत्स्य में आती है। और है अगला नीली व्हेल, तो नीली व्हेल जो है स्तनधारी वर्ग में आती है, तो डी का तीसरे से। तो आपने देखा दोस्तों ए का चौथे से, बी का पहले से, सी का दूसरे से और डी का तीसरे से मिलान है। तो अगर कूट के माध्यम से देखें तो यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को पहले से, सी को दूसरे से और डी को तीसरे से मिलान कराया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो रेटिना पर भैया बताएं कैसा चित्र बनता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। तो रेटिना पर जो
प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और हमेशा उल्टा बनता है। तो बात करें रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, तो ये दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। कभी कभी इसका ऑप्शंस बदल करके ये भी लिख देता है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, और कभी वस्तु से छोटा होता है व उल्टा, ये दोनों के दोनों ऑप्शंस में दे सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो बताइए भैया कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणों की जो है आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है। और अगर बात करें दोस्तों गामा किरणों की, तो गामा किरणें फोटॉन की बनी होती हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है और इनकी आयनन क्षमता काफ़ी कम होती है तथा गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जो कि हिंदी का पार्ट है। कह रहा है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपरयुक्त शब्द चुनिए। तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूप कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है, तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है पराजित होना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्यों। कह रहा है 38 नंबर का क्वेश्चन है तृणीय शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो तृणीय शब्द जो है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निशांग, यही इसका समानार्थी शब्द है। अगर बात करें दोस्तों तुड़ींग की, तो तुड़ींग जो है तर्कस का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो मधुर शब्द का विलोम शब्द कटु होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अबलो नसानी अब ना नसई हो पद तुलसीदास की कृति में है, तो ये किस कृति में है जो है, तो यह आपका विनय पत्रिका की जो है पंक्तियां हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है, तो पेरू ने जो है अविनाश ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो है अपने देश में आपातकाल घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो अजीत पवार ने जो है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया है, तो यह जो है आपका अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई अर्धभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है,
तो ये जो है आपका गुजरात राज्य में जो है धरोई अर्धभूमि एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो यह दोस्तों भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बास्केटबॉल प्रतियोगिता NBA फाइनल्स 2023 का खिताब जीता है। तो यह जो है डेनवर नगेट्स ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो भैया विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली हरमनप्रीत कौर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत जो है G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों G20 की स्थापना की, तो ये जो है आपका 1999 में स्थापित किया गया है और वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया है। और अगर बात करें वर्ष 2023 में इसका जो है भारत के द्वारा मेज़बानी किया गया है। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा जो है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो है नारायण वघुल के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 60 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम वर्तमान में अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। तो बताइए भैया पायली एक्सप्रेस के नाम से इन चारों में से कौन जानी जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा को जो है पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हेमा दास की, तो हेमा दास को असम राज्य की हैं और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, हेमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और यह असम राज्य से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो संघाई महोत्सव जो है मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें संघाई महोत्सव 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इसके तारीख भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये जो है संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो बताइए भैया श्याम सरन द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। यही जो है श्याम सरन के द्वारा लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूनेस्को द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? और कलिंग पुरस्कार जो कि 1952 से शुरू हुआ है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है। तो यह भैया आपका दिसंबर 1971 के बाद जो है बांग्लादेश स्थापित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई जो है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुबा जो है यही आपकी नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, खार्तूम की, तो खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, तो याद रखिएगा। और बात करें अदिस अबाबा की, तो अबिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। और सूबा की बात करें तो सूबा जो है फिजी की राजधानी है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है लक्ज़ेमबर्ग में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें जिनेवा, तो जिनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है। और बात करें पेरिस में, तो पेरिस में जो है यूनेस्को की जो है मुख्यालय है। और बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ उसे भी भैया आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।